हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि 25 फरवरी को जो मॉर्निंग में जेईई मेन का पेपर हुआ है उसके बारे में। तो ओवरऑल जैसे मैंने देखा कि ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, डिस्पाइट कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेंथी हैं, बस 4-5 क्वेश्चन ऐसे लेंथी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा अलग था, उसके अलावा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है जिसमें बॉक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें बॉक्स इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो जहां जहां पे इंटीजर बनेगा वहां वहां पे अपन इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, -1 से 0 में ये कितना बनेगा, -1, और 0 से 1 में ये बनेगा 0, इस तरह से। अब एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया जो इजीली इंटीग्रेबल है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 + e डिवाइडेड बाई 3 ही, जो कि इसमें आपको है मिलेगा ऑप्शन ए में। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको ये बोला गया है कि एक्स वाई जेड ये आपके पास 24, तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आप फाइंड करो। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन आप प्राइम एक्सपोनेंट्स में इसको कन्वर्ट करें तो एक्स वाई जेड इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड 2⁻³ और ये हो जाएगा 3⁻1। ठीक है, इसके आगे अपन इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड में आपको बता देता हूं। देखो, मैं 3 बॉक्स मान लेता हूं, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है। पहला बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स को, ठीक है, कि एक्स की जगह जो वैल्यू है वो यहां मैं बॉक्स में रखूंगा। ये रिप्रेजेंट करता है दूसरे बॉक्स को और ये रिप्रेजेंट करता है तीसरे बॉक्स को। और एक यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं एक्स आई। एक्स आई का मन है नंबर ऑफ टूज इन ith बॉक्स। आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका क्या मतलब है। और ये वाई जे या वाई आई बोल दो इसे भी, नंबर ऑफ थ्रीज इन ith बॉक्स। देखो ये पहला बॉक्स है अपना, इसको पहला बॉक्स बोल दें, इसको दूसरा बोल दें, इसको। तो यहां पर एक्स आई पहला बॉक्स है तो ये x1 हो जाएगा। x1 का मतलब है कि आपके पास टोटल कितने 2 हैं, 3 × 2 हैं, तो उसमें से कितने 2 यहां पे दिए जाएंगे, कि 2 दिया जाएगा या 2² यहां पे दिया जाएगा या 2³ यहां पे दिया जाएगा। सिमिलरली ये है y1, इसी तरह यहां कितने 2 दिए जाएंगे वो x2 बताएगा, और कितने 3 दिए जाएंगे ये y2, और ये x3 और ये y3। अब आपके पास टोटल कितने 2 हैं, 3 2 हैं। ठीक है, तो 3 2 हैं, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि x1 + x2 + x3 इनको मिला के कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि आपके पास टोटल 2 कितने हैं, 3 हैं। तो x1 + x2 + x3 मिला के कितने होने चाहिए, 3। फॉर एग्जाम्पल आप यहां कर सकते हैं, तीनों 2 यहां दे दें, फिर यहां 1 और 1 दे दें, तो ओवरऑल मतलब
x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होना चाहिए 3। तो इसके सॉल्यूशंस अपन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना आपको आते हैं, फॉर्मूला आपने सीख रखा है कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5c, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इसी तरह से y के लिए देखें तो y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। यहां 3 पावर 1 ही है, तो ये जो 3 पावर 1 है या तो पहले बॉक्स में जाएगा या दूसरे बॉक्स में या तीसरे बॉक्स में। तो कुल मिला के y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आएगा 1। तो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये हो गया। तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, दो काम करने हैं अपने को, 2 को भी अरेंज करना है, तो उसके तरीके कितने टोटल 10 और इसके 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अपने पीएनसी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया, जहां पे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं आप लोग। इसका दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा सिंपल मेथड है, मतलब इस तरह से देख सकते हैं हम इजीली कि एक्स वाई जेड इसको कितना होना है 24। तो मैं एक काम करूं, यहां पे 2 इंटू 3 इंटू 4, फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 और जेड की जगह कितना ले लूं 4। तो इनका प्रोडक्ट देखो कितना हो रहा है 24। तो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर है 2 3 4, तो मैं इनको आपस में अरेंज भी कर सकता हूं, 4 को यहां कर दूं 3 को यहां कर दूं। तो 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। तो अगर मैं 2 3 4 लेता हूं तो कुल मिला के ऐसे 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा 24। या मैं ये कर दूं, ये भी कर सकते हैं, तो ये रहेंगे आपके फैक्टोरियल 3 अगेन। इस तरह से एक पॉसिबिलिटी ये भी है। एक ये भी देख सकते हैं आप, एक ये भी देख सकते हैं। तो इनको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, या आप ये भी देख सकते हैं, इनको भी अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप यहाँ पे कितना बना सकते हो 24। तो यहां से भी अगर आप देखते हो तो टोटल तरीके आपको कितने मिलेंगे 24, ठीक है, सॉरी 24 प्लस 6 कितने मिलेंगे 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत बार लगभग हर एग्जाम में ये जो है रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ सीरीजेज हैं उनका सम कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद में y की वैल्यू भी इसी तरह से है। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में अपन z की सीरीज है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब इसका सम कर लेते हैं। अब यहां पे थीटा और फाई को हटा देते हैं, तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से 1/x आपको मिलेगी, कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू आपको मिलेगी 1/y। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा z x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस एक्स वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है जो लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा जेई के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, और अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ऐसे एक दो सवाल आपके नोट्स में भी मिलेंगे, और ये कह सकते हैं कि ऐसे एक प्रोफाइल होती है क्वेश्चंस की जो लगभग हर जगह आपको मिलती है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आपको यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन पावर 6 थीटा साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनटू में अंडर रूट 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो अपन इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन थीटा रखेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन और ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन अपन ऐसे ही रखेंगे इस स्टेप में, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सारा कैंसिल हो गया। ये है कोस थीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो खास बात थी, हल्की सी एक ट्रिक थी, वो ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो आपको गिवन है साइन का एक्सप्रेशन, उसमें से अपन एक साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, और अंदर पास करेंगे अंडर रूट के। तो साइन पावर 1 कॉमन लेके पास करेंगे तो अंदर कितना बन के जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा, ठीक है। तो देखना ये क्या बनेगा, इस तरह से आप यहां पे अंदर भेजोगे तो स्क्वायर बन के जाएगा, इस तरह से। अब आप समझ जाएंगे कि अगर आप इसको टी मानेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको dt में मिल जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको, ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको टी मान लेते हैं। ये भी कितना है, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने टी मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 12 कोस थीटा सबसे बाहर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू अपन यहां पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। और ये तो किस में चला जाएगा, dt में, और ये आ जाएगा t पावर 1/2 dt। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 t पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा अपना 1/18 t पावर 3/2 प्लस c, ठीक है।
1/18 और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन में मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैं ऑप्शन यहां मैच करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जो कोस में एक्सप्रेशन है थर्ड ऑप्शन में वो इसके ज्यादा करीब है, बाकी आप अलग अलग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन तो अपन यहां तक कर चुके हैं, अब अपना अगला काम है ऑप्शंस को मैच करना। ठीक है, तो हर जगह मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11 माइनस 18 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस 6 थीटा प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी, बहुत ही सिंपल, और फिर आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी का एक मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या बोला गया, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ए, बी और सी, एक डाइस को थ्रो करने के जो रिजल्ट आते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो एबीसी किस में आएंगे, किस में से आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 में से आएंगे। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू इस सेट में से कुछ न कुछ होगी। अब आपको बोला गया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर आप एबीसी का कोई सेट चूज करें, ट्रिपलेट चूज करें और रूट्स क्या मिले आपको ये रखने के बाद में इक्वल, तो अगर रूट्स इक्वल मिले तो अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक के लिए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0। हेंस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4ac। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद में जो आप ट्रिपलेट चूज करोगे एबीसी के लिए और यहां पे रखोगे तो रूट्स आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि आरएचएस इवन है क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो एलएचएस भी इवन ही होगा। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, बी क्या हो सकता है, 2। ठीक है, तो यहां पे बी को मैं 2 लेता हूं तो ये 4 बनेगा। तो आरएचएस में 4 कैसे बन सकता है कि ए की जगह 1 ले लूं और सी की जगह 1। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ए की जगह 1, सी की जगह 1 और बी की जगह 2। ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू अपन 2 चूज करते हैं तो ए की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बी की वैल्यू अपन 3 चूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 पे इधर ओड बनेगा तो इधर इवन है। तो अब अपन बी की वैल्यू लेंगे 4, तो 4 लेंगे तो स्टूडेंट्स ये कितना आएगा, 16। अब अपन देख सकते हैं ये 16 कैसे कैसे बन सकता है। तो ये 4 है और ये 2 है और ये कितना है, 2। तो एक तरीका तो ये है कि ए की जगह 2 ले लें और सी की जगह 2 ले लें। दूसरा तरीका ये है कि ये 4 है, ये 4 ले लें और ये 1 ले लें, कि ए पे तो कितना ले लें, 4 और सी की जगह 1। एक तरीका और भी है कि ये 4 है, ए की जगह 1 ले लें और सी की जगह 4। इतने तरीके पॉसिबल है। ठीक है, फिर अगेन अपन b इक्वल टू 5 नहीं लेंगे, सीधा कितना लेंगे, b इक्वल टू 6। तो इधर कितना बनेगा, 36। तो ये 4 और यहाँ पे एक ही तरीका है कि आप 3 और 3 चूज करें। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि b इक्वल टू 2 लेते हो तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल, ए की पॉसिबिलिटी है। b इक्वल टू 4 लेते हो तो आपके पास 1 2 3, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। और b इक्वल टू 6 लेते हो तो अगेन कितनी है, एक ही है। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फेवरेबल बाई टोटल। तो टोटल ए को चूज करने के तरीके 6, बी को 6 और सी को 6। और आपके फेवरेबल तरीके कितने हुए टोटल, एक तो ये ट्रिपलेट है, 3 ये ट्रिपलेट है और एक ये ट्रिपलेट है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/216। ये आपका आंसर है। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
अगला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको अपन बना लेंगे tan 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये क्वांटिटी तो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा क्या नहीं होनी चाहिए, 0, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा होती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो अपन इंटरवल में थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेंगे जिसपे ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। बस इसको 0 नहीं बनने देना, उसके अलावा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब पॉजिटिव रखने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि tan 2 थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो कि 2 थीटा है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है, या थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है, या एक साइकिल कंप्लीट करके वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, अगले साइकिल में थर्ड क्वाड्रेंट में आए, इस तरह से। ठीक है, यहां अपन को क्या फाइंड करना है, थीटा। तो ये हो जाएगा 0 से π/4, π/2 से 3π/4, पाई से 5π/4 और ये है पाई से 7π/4। ठीक है, और जो अगला इंटरवल आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अगला जो इंटरवल आएगा उसमें थीटा की वैल्यू 2 पाई से क्रॉस हो जाएगी। इसका मतलब अपना यही आंसर है, इसके आगे के इंटरवल आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से मिला है। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें आपको बोला गया है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इतना है और ये कर्व जो है जो आप फाइंड करोगे इसको सोल्व करके वो 0 0 से पास होता है। तो बताओ कौन सा कर्व है। तो एग्जैक्टली आपसे कर्व तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि वो कर्व है 8,5 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं अपन। आपको टेंजेंट का स्लोप गिवन है dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस y प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह से। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, y प्लस 4 इसको कैपिटल Y मान लेते हैं और x माइनस 2 को कैपिटल X मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy डी कैपिटल Y सिमिलरली डिवाइड कर दो तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्मॉल है इनको अपन कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना अपने को। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर
तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1/x, ठीक है। अब फॉर्मूला होता सॉल्यूशन के लिए y इस तरह से, q का मतलब ये टर्म होता है, तो y 1/x, ये अपन को सब कैपिटल में लिखना चाहिए, ठीक है। q का मतलब कितना है x, और ये 1/x और dx इस तरह से, तो ये हो जाएगा y/x और ये हो जाएगा x + c इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा y x² + c x। अब अपन इसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि 0 0 से पास होता है वो तो स्मॉल x और स्मॉल y के करस्पॉन्डिंग ही है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y + 4 x - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c x - 2। अब आपको बोला गया है कि ये कहाँ से पास करता है, 0,0 से पास करता है, ठीक है। तो 0 0 से पास करता है, तो 0 0 से पास करवा दो, ठीक है। तो 0 0 से पास करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा -2, तो यहाँ से c कितना मिलेगा 0, तो ये हो जाएगा y + 4 और ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब आपको बोला गया है कि ये कर्व और कौन से पॉइंट से पास होता है, तो दिए गए ऑप्शन में क्लियरली ये 5,5 से भी पास होता है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला अपना क्वेश्चन है लिमिट का क्वेश्चन, ठीक है, और प्रोबेबली ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो ये 1 पावर इंफिनिटी टाइप का आपको 1 पावर इंफिनिटी टाइप का आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी, ये 1 है और ये इंफिनिटी। तो 1 पावर इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इस तरह से, तो कुछ बच्चे तो ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, ठीक है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, ये काफी छोटी क्वांटिटी होगी। ऐसे करने में कुछ खराबी नहीं है, कर सकते थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, और नीचे वाली क्वांटिटी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इनका रेशियो जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे अंदाजा लगा के भी कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें अपन कोई लॉजिक ढूंढे तो इसको अपन एक काम करते हैं, ये जो इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल a, कि ये 1 + 1/2 + 1/3 1/4 इस तरह से, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये 1 है और ये 1/2 है, और ये जो 1/3 है इसको भी अपन कितना लिख लेते हैं 1/2, ठीक है। तो अब ये जो है इस पे किसका साइन आ जाएगा, इक्वल की जगह ग्रेटर आ जाएगा। 1/3 को मैंने क्या लिख दिया 1/2, फिर ये है 1/4, इसको भी कितना 1/4 1/4 1/4 इस तरह से। तो इसमें मैंने 2 ग्रुप, मतलब 2 का ग्रुप बना लिया, इसमें 4 का, आगे चल के 8 का ग्रुप ऐसे मैं बना लूंगा, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, इसको भी अपन कितना लिख सकते हैं 1 1, तो ये 1 है, इस ग्रुप की वैल्यू भी 1 है, इस ग्रुप की वैल्यू भी 1 है। मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स, ऐसे मेरे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, Z ग्रुप्स हैं, ठीक है, Z ग्रुप्स हैं।
तो 1 1 1 कितने टाइम आएगा, z टाइम। तो यहां पे a हो जाएगा लेस देन इक्वल टू z, ठीक है, क्योंकि 1 1 1 जितने ग्रुप है उतने टाइम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी मैंने a मानी है ये z से छोटी है। अब डिनोमिनेटर में n है, तो न्यूमरेटर वाला ये जो क्वांटिटी है z, इसको भी मैं किसके टर्म में लाने की कोशिश करता हूं, n के टर्म में। तो मैं यहां पे देखता हूं कि z और n में क्या रिलेशन है। तो देखो ध्यान देना, इसमें 2 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 पावर z ये n+1 के इक्वल है। ध्यान देना कैसे, जैसे मैं z इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कितना लेता हूं, 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। z इक्वल टू 2 लेता हूं, तो z इक्वल टू 2 का मतलब मैं यहां तक आया हूं। अगर मैं यहां तक आया हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास, 3। तो देखो z इक्वल टू 2 रखो तो n की वैल्यू 3 आएगी, तो देख सकते हैं आप यहां तक आए हो। अगर आप z इक्वल टू कितना लेते हो, 3, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7। तो देखो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आ गए आप लोग, ठीक है। तो 2 पावर z किसके इक्वल है, n+1 के। तो यहां से log ले रहा हूं, तो z 2 के बेस पे, तो ये हो जाएगा n+1। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा e, और ये जो क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं इसकी, ये a जो है वो z से छोटा होगा, तो यहां पे मैं z की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब ये क्वांटिटी है, इसकी लिमिट आप बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ln x डिवाइडेड बाई x टाइप की क्वांटिटी है जहां x इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आपका कितना आ गया आंसर, 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना पैराबोला पे बेस्ड, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि पैराबोला है y² इज इक्वल टू 6x। इस पैराबोला की आपको एक टेंजेंट लिखनी है, और वो जो टेंजेंट है वो ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, -2। तो जो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी उसका स्लोप हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद में टेंजेंट का फॉर्मूला आप सब लोगों को याद होना चाहिए। यहां पे देखो 4a कितना है, 6, तो a की जो वैल्यू है वो है 3/2, ठीक है। तो a और m की वैल्यू रख देंगे अपन। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गई, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑप्शंस में कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो इस टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं कि 0.5,4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आई मीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास 2 कर्व हैं, ये पहला कर्व है और ये आपके पास दूसरा कर्व है। आपको ये बोला गया है कि ये कर्व जहां पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री पे मिलते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल हैं। तो ABCD में कौन सा रिलेशन में से ट्रू होगा। तो अपन बोलते हैं कि मान लेते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों जो कर्व हैं जहां पे मीट करेंगे 90 पे मीट हो रहे हैं ऐसा आपको बताया गया है। तो जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, x, y ही अज्यूम कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहले का स्लोप dy/dx कर देते हैं, पॉइंट x, y रखा अपन ने,
इसको अपन M1 बोल देते थे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि M1 की वैल्यू आ गई -bx/ay। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे M1 यानी कि इसकी टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, -bx/ay। सिमिलरली अपन दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से अपन को M2 मिल जाएगा। ठीक है, M1 का मतलब पहले की टेंजेंट का स्लोप है और M2 का मतलब है दूसरे जो कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -dx, ठीक है, और ये हो जाएगा cy इस तरह से। लेकिन आपको यहां पे गिवन है कि M1 M2 का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा -1 और M1 M2 कितना हो जाएगा, bd(x²), ठीक है, और ac(y²). तो यहां से मैं देख सकता हूं कि x² y² ये आ जाएगा -ac/bd। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये पॉइंट x, y है, जहां पे मीट करेंगे तो इन दोनों को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां से भी मैं x² y² में एक रिलेशन बना लेता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे कैलकुलेट करता हूं कि 1 - 2। तो 1 - 2 करेंगे तो यह आ जाएगा x² 1/a -1/c प्लस y² 1/b -1/d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये x² c - a ac हो जाएगा -y², सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, और ये आ जाएगा d - b bt। ठीक है, ये हो जाएगा x² y², ठीक है, इसको इधर ले आए अपन, तो ये हो जाएगा आपका ac d - b, और ये है bd, और ये हो जाएगा आपका c - a, और आपका माइनस का साइन यहाँ रह जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन कर देंगे तो ये आ जाएगा -ac -bd, और यहां से आ जाएगा -ac bd, और ये आ जाएगा आपका d - b, और ये हो जाएगा c - a। तो इनको अपन आगे, ये की माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो इनको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा c - a, और ये हो जाएगा d - b, तो ये हो जाएगा c - d इज इक्वल टू a - b। तो ये रिलेशन आपको मिलेगा जो शायद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पहले कई बार जेईई में भी पूछे गए हैं सब्जेक्टिव के, तो उसी के एक तरह से रेप्लिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का शायद सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया कि आपके पास एक लाइन है x - y + 1 = 0, और एक पॉइंट है 3,5। फिर आपको बोला गया है कि आपको इस पॉइंट का इमेज लेना है। ठीक है, तो अपन इमेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो इमेज कैलकुलेट करने के लिए अपन एक काम करते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका स्लोप 1 है, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं डॉटेड लाइन का, y - 5, ठीक है, और ये -1, और ये है x - 3, तो ये है y - 5 - x + 3, तो ये हो जाएगा x + y, और ये हो जाएगा 8। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सोल्व करके ये पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ मैं, इसको a बोल देता हूँ। तो y 1 और 2, ठीक है, तो इन दोनों से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2, दोनों को प्लस कर दोगे, और फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2। तो ये जो पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स वो आ गया है 7/2,
9/2। जो इमेज है उसको अपन मान लेते हैं कि इमेज का जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, अल्फा कोमा बीटा। तो मिड पॉइंट लगा के अपना अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे। तो ये जाएगा अल्फा प्लस 3/2, ये किसके इक्वल है, 7/2। तो अल्फा यहां से कितना आ गया, 4, और ये है बीटा प्लस 5/2, ये किसके इक्वल है, 9/2 के। ठीक है, तो बीटा भी किसके इक्वल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 के इक्वल। तो इसका मतलब इमेज आ गया 4,4। अब आपको देखना है कि 4,4 कौन से कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको कुछ कर्व दिए गए हैं, और उसमें जो ऑप्शन 2 में कर्व है उसको अगर आप देखें और उसमें रिप्लेस करें 4,4, तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, और ये 4। तो ये 4 = 4, हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक 3D से है, और ये भी आसानी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपको एक दूसरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, और वो स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका इक्वेशन आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि जो पहली स्ट्रेट लाइन है इस पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट अज्यूम करना आता है। तो ये हो जाएगा 2λ + 1, 3λ - 1, -2λ + 1। तो अपन ने इस लाइन पर एक पॉइंट m अज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन जो PM है वो इसके परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। अब जो गिवन लाइन है इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं अपन। इसकी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2i + 3j - 2k, इस तरह से। ठीक है, तो ये ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो डॉटेड लाइन है जो अपन को फाइंड करनी है, इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर लिख लेते हैं, जिसको मैं क्या बोल दूं, PM। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3λ - 2, और ये हो जाएगा -2λ + 1, और ये k। ठीक है, तो मैंने m का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से p के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 2λ + 1, 3λ - 2, और -2λ + 1। अब बिकॉज अपन जानते हैं कि एंगल 90 है, तो A.PM ये 0 होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2λ + 1 + 3, 3λ - 2, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 2λ + 1 = 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/17 आ गई। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ गई, तो ये डायरेक्शन वेक्टर भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो या डायरेक्शन वेक्टर देख लीजिए आप कितना बन जाएगा, PM, लेमडा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस लाइन की dr अगर मैं बोलूं
ये हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस 0/3 y प्लस 4 सॉरी y माइनस 1, ठीक है, -4 z माइनस 2 और -3। अब अगर अपन दिए गए ऑप्शंस को नोटिस करें तो पहला ऑप्शन इसमें मैच हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/4 और ये हो जाएगा z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा, ठीक है। अगला जो अपना प्रॉब्लम है वो फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि एक फंक्शन है f जो n से n में डिफाइन है और gb किससे डिफाइन है, n से n में। फिर आपको f के लिए एक रिलेशन गिवन है, f n प्लस 1 इज इक्वल टू f n प्लस f ऑफ 1, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको यहाँ ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। तो अपन एक एक करके चेक करते हैं सबको। तो सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन ए या ऑप्शन 1। आपको इसमें ये बोला गया है कि g ऑन टू है, साथ साथ आपको f के बारे में तो ये बता दिया गया है, और g के लिए बोला गया g कैन बी एनी फंक्शन, एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है, कि g कोई भी फंक्शन हो सकता है, g कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। f के लिए तो ये रिलेशन आपको गिवन है और g बता दिया गया कि कोई भी फंक्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन में चेक करता हूं, आपको ये गिवन है पहले ऑप्शन में कि g ऑन टू है, फिर आपसे ये बोला गया है कि f ओ g 1 होगा। ध्यान देना, f इसको मैं ऐसे लिख दूं समझाने के लिए। स्टूडेंट्स आपको ये बोला गया है कि ऑन टू है, g कैसा है, ऑन टू है। तो आपको पता है कि कोई मैनी वन फंक्शन होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, मैनी वन फंक्शन होता है वो भी क्या हो सकता है, ऑन टू। तो अगर g मैनी वन है, g क्या है, मैनी वन है, g मैनी वन है, तो भी ये क्या हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। इसका मतलब f ओ g का 1 होना जरूरी नहीं है। क्यों? अगर g मैनी वन हो गया तो फिर ओवरऑल ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन ही होगा। इसका मतलब अगर g ऑन टू है तो f ओ g हमेशा 1 ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हेंस ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि g ऑन टू हो सकता है जब g मैनी वन हो, और g मैनी वन होते ये फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, मैनी वन। हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो वैसे तो एग्जाम के हिसाब से तो यही आप जो है आंसर देके निकल सकते थे, और बाकी मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर देता हूं। बी में क्या बोला गया है कि आपको ये बोला गया है कि एफ एन एन के इक्वल है, एफ एन एन के इक्वल है, तो फिर एफ कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू। चेक कर लेते हैं। देखो इसका मतलब एफ वन कितना है, 1 है, तो इसमें एन की जगह 1 रखोगे तो एफ टू कितना बनेगा, ध्यान देना, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1, तो ये 2 बन जाएगा। ये एफ ऑफ 3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एफ ऑफ 4 कितना बन जाएगा, 4, एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब यहां पे देख सकते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि इसका जो रेंज है वो क्लियरली कोडोमेन के इक्वल होगा। हेंस ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, जबकि ये गलत था। फिर सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में आपको ये बोला गया है कि अगर एफ ओ जी 1 है, अगर एफ ओ जी 1 है तो जी को क्या होना पड़ेगा, 1 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर एफ ओ जी 1 है तो जी को 1 होना ही पड़ेगा। अगर जी मैनी वन हो गया तो फिर ये फंक्शन कभी भी ओवरऑल 1 नहीं रह सकता। डी ऑप्शन देखो, क्या बोला गया है कि एफ कैसा फंक्शन है, 1 बिल्कुल सही बात है कि एफ एन की अगर आप कोई भी एक वैल्यू रखते हो, जैसे F1 तो कितना बनेगा, F2, ये बनेगा FO मतलब FO1 प्लस FO1, तो ये बनेगा ट्वाइस FO1, ठीक है। F3 रखोगे तो FO2 प्लस FO1, तो ये बनेगा थ्राइस FO1, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि एफ में एन की जब डिफरेंट वैल्यू रखते हो, ठीक है,
तो आउटपुट भी हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। हेंस ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन 1 इज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट। हेंस दिस इज योर आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इसमें आपको बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 लाइन है और ये दोनों लाइन किसी सर्कल के नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड लाइन आपको गिवन है ये उसकी टेंजेंट है, तो उसकी रेडियस आपको बतानी है। तो अपन इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो प्रॉब्लम है उसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं कि जहां z है वहां पे अपन कितना रखेंगे, x प्लस आयोटा वाई, और z बार है वहां पे रखेंगे x माइनस आयोटा वाई। तो जो पहला नॉर्मल है वो बन जाएगा 2 माइनस आयोटा z, और ये है 2 प्लस आयोटा z। तो वैल्यू रख देंगे 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई, 2 प्लस आयोटा, और ये है, ठीक है, इधर z बार है तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये कट के आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका पहले नॉर्मल का इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे को भी अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस आयोटा, और ये है x प्लस आयोटा वाई, और ये है आयोटा माइनस 2 और x माइनस आयोटा वाई, और ये है माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा x प्लस 2y, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो ये आपके पास दो नॉर्मल आ गए। तो एक सर्कल है और जिसके दो नॉर्मल आपके पास आ गए हैं। तो इन दोनों नॉर्मल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सर्कल का सेंटर होगा। तो अपन 1 और 2 को सोल्व कर रहे हैं, तो 1 और 2 को सोल्व करोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अब एक थर्ड लाइन आपको और गिवन है, तो वो हो जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, और ये है 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आप पाओगे एक लाइन आपको मिलेगी ये वाली, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको बोला गया है कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट की तरह काम करेगी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेंटर आपके पास आ गया है 1,1/2। ठीक है। तो अब इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा r 3/2√2। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में शायद मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3D का एक क्वेश्चन इस पेपर में ऑलरेडी आ चुका और एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड जितना सा इसका लेवल है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि दो लाइन है और उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ये जो दो रिलेशन आपको दिए गए हैं, ये जो दो रिलेशन आप लोगों को दिए गए हैं इनको सेटिस्फाई करती है। दो लाइन है और उनकी डिसीज इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसको अपन नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा एक रिलेशन डिसीज में अपने पास ऑलरेडी होता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं कर रहा हूं कि 2 माइनस 3 करूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। तो n की वैल्यू कितने आ गई, प्लस माइनस 1/√2। तो n की वैल्यू 1/√2 भी ले सकते हैं अपन, माइनस 1/√2। तो एक बार मैं n की वैल्यू कितनी चूज कर लेता हूं, 1/√2 चूज कर लेता हूं। ठीक है। उसके बाद में मैं पहली इक्वेशन से n की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं दूसरी में। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और n की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा l प्लस m का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2lm इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा lm इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो केस बन गए।
आइदर L इक्वल टू 0 होगा या फिर M इक्वल टू 0 होगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं L को 0 लेता हूं, ठीक है, तो M की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? N के। तो उस केस में डिसीज का जो सेट है वो क्या आ जाएगा? L की वैल्यू 0, N कितना ले रखा अपन ने? 1/√2, और M भी कितना हो जाएगा? 1/√2। तो मैं कह सकता हूं कि पहली स्ट्रेट लाइन जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये डिसीज है। दूसरे के लिए आप देखो, M को मैं 0 रखता हूं, तो यहां पर L इज इक्वल टू कितना आएगा? N। तो ये हो जाएगा, ये 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/√2, 0, और ये हो जाएगा कितना? 1/√2। तो ये दूसरी लाइन के लिए डिसीज आ गई। तो इनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोस अल्फा। तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा 1/2। ठीक है, एंगल फाइंड करना अपने को आता है। तो अल्फा यहां आ जाएगा π/3, यानी कि 60। अब अल्फा आ गया तो आपको एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin पावर 4 अल्फा प्लस कोस पावर 4 अल्फा की। तो ये हो जाएगा √3/2 पावर 4, और ये हो जाएगा 1/2 पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 + 1/16। ये आंसर आ जाएगा आपका 5/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगला अपना प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहां पे ये बोला गया है कि कोई शिप है और वहां से आप गोली छोड़ रहे हो या समथिंग ऐसा कुछ कर रहे हो, और यहां पे आपका ये टारगेट है। तो जैसे ही आपने यहां से, ठीक है, गोली छोड़ी, टारगेट पे हिट करा, तो हो सकता है, इस बात के चांस हैं कि ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि इसको मार गिराया जाएगा बीच में, समथिंग ऐसा हो जाएगा। तो इसके यहीं पे इंटरसेप्ट होने की जो चांस है वो कितने हैं? 1/3। तो 1/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि यहीं डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर 1/3 यहां इसके गिरने के हो जाएंगे तो 2/3 चांस है कि इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो इंटरसेप्ट नहीं होगा तो हो सकता है टारगेट को हिट कर भी दे, और हो सकता है टारगेट को हिट नहीं भी करे। तो इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, ओके, इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, फिर टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4, और टारगेट को हिट नहीं करने की ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 1/4, इस तरह से। ठीक है, तो अपन बोलते हैं व्हेन टारगेट गोट हिट। टारगेट हिट कब होगा? कोई भी मिसाइल आप दागोगे तो टारगेट हिट कब होगा? पहला काम तो है कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा काम क्या होना चाहिए? कि टारगेट हिट भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इंटरसेप्ट नहीं हो लेकिन फिर भी टारगेट के इधर उधर से निकल जाए। तो ओवरऑल कब हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले तो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होने चाहिए। तो इंटरसेप्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/3। तो नहीं होने की 2/3। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो आपकी मिसाइल है वो इंटरसेप्ट नहीं हुई है, फिर आगे जाके हिट भी करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इसका मतलब कोई भी आप यहां से मिसाइल दागोगे तो वो जाके टकराएगी टारगेट से, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अब आपको चाहिए ऑल 3 हिट टारगेट, ऑल 3 हिट टारगेट। तो यहां पे पहली मिसाइल भी हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी भी करे 1/2, तीसरी भी करे 1/2। तो आपका ओवरऑल आंसर हो गया स्टूडेंट्स 1/8। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि एक टावर है, तो ये टावर है, ठीक है, और इसके टॉप पे कोई आदमी है और वो एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। वो बोट पहले यहां पर है, ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है
वो 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 है, तो अपन जानते हैं ये भी कितना होगा, 30 होगा। उसके बाद में वो बोट है वो इधर टावर की तरफ आगे आ रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। उसके बाद में 20 सेकेंड्स के बाद में, आफ्टर 20 सेकेंड्स वो ए से बी पे आ गई, तो ए से बी में पर आ गई, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आपको बोला गया है कि यहां से यहां तक वो बोट आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं बोट की वेलोसिटी कितनी है, v, और ये टावर है, इसकी हाइट को अपन कितना मान लेते हैं, h। तो AB डिस्टेंस को कवर करने में, AB डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो v है और टाइम कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20v। और b से इसके फुट तक पहुंचने, फुट को अपन क्या मान लेते हैं, c, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसको t टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, t। तो ये डिस्टेंस BC कैसे कवर होगी, टाइम लगेगा t और वेलोसिटी है v, तो ये हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस होगी 20v और ये होगी t इंटू v। अब अपने को यहाँ पे जो टाइम है जो B से C तक पहुंचने में लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले 10:30 लगा रहा हूं, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब 10:60 लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा h/TV। ये इक्वेशन मेरे पास दूसरी आ गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से t फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं। तो 1 में 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितना बन जाएगा, 1/3, और ऊपर कितना चला जाएगा, सब कट के ऊपर आ जाएगा t, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 प्लस t, और ये 20 प्लस t, ठीक है। तो सॉरी, ये एंगल आई थिंक 45 दिया गया है, ये एंगल कितना दिया गया है, 45, तो ये 45 कर देता हूं, ठीक है। तो 45 करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3t, ओके। अपन को यहाँ t फाइंड करना है, ये एंगल कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 45, तो ये हो जाएगा √3t माइनस t इज इक्वल टू 20। तो t हो जाएगा आपका √3 माइनस 1, और ये तो t 20 और ये है √3 माइनस 1। तो इसको मैं रेशनलाइजेशन कर लेता हूं, तो ये है √3 प्लस 1 और ये है √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स √3 प्लस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है अपना मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। आप इसको, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको एंड और में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हो। कुछ बच्चे इसको वेन डायग्राम से भी करते हैं और ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं ट्रूथ टेबल में, ठीक है। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि ट्रूथ टेबल थोड़ा लेंथी होगा तो वेन डायग्राम या बाकी प्रॉपर्टी वाले मेथड से भी जा सकते हैं, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आई होप आप सबको ट्रूथ टेबल ध्यान है। कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q की ये ट्रू टेबल है, ठीक है। इसमें फॉल्स कब होता है, जब P तो ट्रू होता है और Q क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसी को यूज अपने को करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसकी ट्रू टेबल अपन बना लेते हैं।
तो यहां इसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब आपको एक के साथ इस पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो इन दोनों से अगर आप देखो तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक टोटोलॉजी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, एक टोटोलॉजी मिल रही है। अब मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा फटाफट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, पहले ऑप्शन से आपको क्या मिल गई है, टोटोलॉजी मिल गई है। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट आंसर है। या तो आप ऐसे देख सकते हो, या इसमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट को एंड और की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके कर सकते हो, या वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। सारे मेथड ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखो। आपको एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि इस पर रोल थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑब्वियस है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दो चीजें तो अपन देख ही रहे हैं। और तीसरी चीज भी बोल रहा है कि इसमें सेटिस्फाई होगी। इंटरवल कौन सा रोल थ्योरम के लिए, 1 से 2। इसका मतलब यहां f(2) किसके इक्वल होना चाहिए, f(1) के इक्वल होना चाहिए। तो ये अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ इक्वेट कर दिया f(2) को f(1) के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक कंडीशन अपने को और दिया गया है कि f(4/3) ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0 के। तो पहले f(x) कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2ax प्लस b इक्वल टू 0। ये है 3 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2a 4/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 8a/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 8a प्लस 3b इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास, दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आ गया f(2) इज इक्वल टू f(1) से, और एक इक्वेशन आ गया f(4/3) f'(4/3) इक्वल टू 0। तो बाई 1 एंड 2, ये 1 और 2 है, इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा। तो इनको सोल्व करने से मुझे a इक्वल टू 5 मिलेगा एंड b इक्वल टू मुझे मिलेगा 8। तो 5,8 ये मेरा पेयर a, b के लिए आंसर है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये x² माइनस 2 और ये है -2 3k - 1 x और ये है 8k² माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बोला गया है कि ये जो k है उसकी कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी कि x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो अपन जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और एक तरह से इसको अपन f(x) माने, तो इसका ग्राफ हमेशा किसके ऊपर रहना चाहिए, x एक्स है।
और वैसे अपन जानते भी हैं, बहुत इजी चीज है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डी नेगेटिव कर देते हैं, तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटरवल में अपन देख सकते हैं इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी, k इज इक्वल टू 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है जिसमें k इक्वल टू 3, तो ऑप्शन 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस पेपर में क्वाड्रेटिक का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं इंटीजर टाइप के क्वेश्चन। तो उनमें सबसे पहला है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको बोला गया है कि f(x) एक पॉलिनोमियल है और ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है। f(x) एक पॉलिनोमियल है और ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें x पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है और इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो 1 और -1 पे है। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डिवाइडेड बाई x³ ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, f(x) अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब लीडिंग कोफिशिएंट अपन ने 1 ले लिया है जैसा बताया गया था। अब एक लिमिट दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डिवाइडेड बाई x³, ये आपको किसके इक्वल दी गई है, 1 के इक्वल दी गई है। ठीक है, तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है f(x), इसको इधर भी ला सकते हैं, तो -x³ डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहां पर मैं f(x) की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा x पावर 6। ओके, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 2 1 होगा इस तरह से, और ये हो जाएगा b x पावर 5, c x पावर 4, d एक जगह लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x³, यहां से तो d और यहां से -1, ये कितना आ जाएगा, ex² प्लस f प्लस g, और ये है डिवाइडेड बाई x³, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे x पावर 6 है, x पावर 5 है, x पावर 4 है, यहाँ x³ है, तो यहाँ तो अपन डिवीजन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो पावर छोटी है और नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ x² का कोफिशिएंट नहीं होगा, तभी इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब e इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, f इज इक्वल टू भी 0 और g इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, 0, तभी इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू आ सकती है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। अब इस लिमिट को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो लिमिट को कैलकुलेट करोगे और x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये आ जाएगा d-1 और ये 0 0 है इज इक्वल टू 0, हेंस d इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ऑलराइट, तो अब f(x) जो है वो हो जाएगा x पावर 6 प्लस b x पावर 5 c x पावर 4 d यानी कि 1 x³ प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा e की वैल्यू 0 तो ये भी 0,
ए बी 0 और जी बी 0 इस तरह से। फिर आपको बोला गया है कि एफ डैश 1 भी कितना है 0 है और एफ डैश माइनस 1 भी कितना है 0 है। तो एफ डैश कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा 6x पावर 5 प्लस 5x पावर 4, ठीक है, ये आपका एफ डैश एक्स है। इस तरह से अब f(1) कितना है 0, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5b प्लस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। f(-1) ये भी 0 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5b सॉरी 6 माइनस 6 प्लस 5b माइनस 4c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा नंबर 2। अब अपन 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे, तो बाई 1 एंड 2, तो 1 और सोल्व इसको करेंगे तो b आपको मिलेगा -3/5, ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो आपको c मिलेगा -3/2 इस तरह से। तो आपका जो fx अल्टीमेटली वो कितना आ जाएगा x पावर 6 माइनस 3/5 x पावर 5, ठीक है, माइनस 3/2 x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। अब अपन को कैलकुलेट करना है f(2), ठीक है, तो f(2) हर जगह x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 144/5। फिर आपको पूछा गया है इसकी वैल्यू 5 इंटू f(2), तो ये 5 है, 144 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 144, ठीक है, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड, ठीक है, इसमें आपको ये बोला गया है कि साइन एक्स और कोस एक्स और कोस एक्स हैं, उनके बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। जैसे ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में कुछ एरिया बाउंड होगा। जैसे इन 2 के बीच में ये है, इन 2 के बीच में ये है, ऐसे, और ये सभी एरिया जो हैं वो इक्वल होंगे। तो किसी एक ऐसा जो है आपका उसका एरिया a है, तो a पावर 4 की वैल्यू बतानी है। तो ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये है y इज इक्वल टू कोस एक्स। तो एरिया, ठीक है, यहां पे अपन स्ट्रिप ले लेंगे जैसे आप लेते हो, और ये अपन पॉइंट कितना है π/4 है, और ये कितना है 5π/4 है, तो एरिया हो जाएगा π/4 से 5π/4, ठीक है, और ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे इस तरह से। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2√2। तो आपसे पूछा है a पावर 4 की वैल्यू, तो हो जाएगा 2√2 पावर 4, जो कि स्टूडेंट्स हो जाएगा 64। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके नोट्स में भी सवाल है सीधा का सीधा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बोला गया है कि आपको नंबर्स बनाने हैं। नंबर्स आपको बनाने हैं बिटवीन 100 to 1000, ठीक है, बिटवीन 100 to 1000। वो नंबर या तो होने चाहिए 3 से डिविजिबल या होने चाहिए डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से नंबर हैं जो 100 और 1000 के बीच में है। तो 100 और 1000 के बीच का मतलब है 3 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसमें डिजिट्स कौन कौन सी यूज करनी है आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये डिजिट्स आपको यूज करनी है, ठीक है। तो
डिविजिबल बाई 3, तो अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि डिविजिबल बाई क्या है 3 है, तो उनका सम कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो अपन ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें से 3 डिजिट का ऐसा सम लेंगे, 3 डिजिट ऐसी लेंगे जिनका सम किससे डिविजिबल हो 3 से। तो ये है जैसे 1 2 3, ठीक है, ये 6 है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इनको अपन 3 जगह कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से, या फिर अपन ले लें 1 3 और 5, इनसे भी आप कोई भी नंबर बनाओगे 3 डिजिट तो डिविजिबल बाई 3 होगा, तो ये फैक्टोरियल 3 होगा। आप इसमें और पॉसिबिलिटी देखो तो 2 3 4, ठीक है, इनका भी सम 9 है, तो इनको भी आप फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो, या 3 4 और 5, इनको देखो तो ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। तो टोटल ये हो गए आपके 24। तो 24 ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 3 है। ओके, अब अपन देखते हैं नंबर्स डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल जो नंबर है उनके लिए यहां पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसका तो एक ही तरीका है, अब आपके पास 4 नंबर है तो ये 4 और 3, तो ये टोटल कितने हो गए 12। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जो इनमें और इनमें कॉमन है, तो वो यहां पे भी काउंट हो गए और यहां पे भी काउंट हो गए। तो अपन देखेंगे कि वो कॉमन नंबर कौन से हैं। तो कॉमन नंबर देखो 5 यहां पर है और 5 यहां पर, तो कॉमन नंबर मैं देख लेता हूं। एक तो हो सकता है 135, एक हो सकता है 315, एक ये हो सकता है 345, एक हो सकता है 435। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, ये जो आपके नंबर्स हैं वो कॉमन नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके कॉमन नंबर हो सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, टोटल नंबर कितने हैं 24 प्लस 12 से डिविजिबल कितने, आई मीन 5 से डिविजिबल कितने हैं ये, और कितने नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है, वो है 1 2 3 4, ये नंबर कॉमन है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 32, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना डिटरमिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है कि के की कौन सी वैल्यूज के लिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अपन जानते हैं इसके लिए डी डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये सब के सब क्या होने चाहिए 0। तो सबसे पहले डी को देखते हैं, तो ये कितना है के 1 2 3 -1 -2, ये है -2 -2 -4, ये क्या होना चाहिए 0। तो ये हो जाएगा के 4 -4 -1, और ये है -12 -4 +2 -6 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो के की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो यहाँ तो है कि के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे dx, तो dx आप जानते हैं कितना बनेगा 1 2 3, ये 1 -1 -2 2 -2 -4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो अपन चेक करते हैं कि 0 है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 0 +2, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, के इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो के की हर वैल्यू के लिए क्या होगा 0। उसके बाद में अपन देखते हैं dy, तो ये है k 3 -2, ये है 1 2 3, और ये 2 -2 -4। इसको आप 0 के इक्वल करोगे तो k मिलेगा आपको 24 के इक्वल, ठीक है।
इसी तरह से dz ये है k 3 -2 1 -1 -2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 2 3। इसको भी 0 के इक्वल करोगे तो आपको k मिलेगा 24। तो k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबको सेटिस्फाई कर रही है? तो k 24 यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा? k बिलोंग्स टू r। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है वो हो जाएगा k इज इक्वल टू 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है। हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो एक सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास कुछ स्क्वायर्स हैं इस तरह से। इनमें खास बात यह है कि an+1 जो है, an+1 जो है, इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो इसकी साइड के इक्वल है, ठीक है। इसका जो डायगोनल है वो इसकी साइड के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी साइड कितनी है? x। इसकी कितनी है? x। तो ये कितनी हो जाएगी? √2x। इसका मतलब ये इसकी साइड के इक्वल है, ये डायगोनली इसकी साइड है। इसका मतलब ये साइड भी कितनी है? √2x। बट ये तो मेरे को गिवन है √2x इज इक्वल टू 12। तो यहां से x आ गया 6√2, ठीक है। तो यहां पर जैसे अपन देखें a1, ठीक है, a1, तो इसकी साइड कितनी है? साइड है इसकी 12। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 144। अब अपन ने देखा कि a2 है, ठीक है, a2 उसको देखोगे अगर आप, ठीक है, तो इसकी साइड कितनी आएगी? 6√2। तो ये हो जाएगा 72। तो आपने यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करा होगा कि इसकी साइड कितनी थी? 12। तो इसकी साइड कितनी आ गई? 6√2। यानी कि जो इसकी साइड थी वो एक तरह से √2 से डिवाइड हो गई। तो आगे चलेंगे तो सेम पैटर्न कैरी होगा, ये 6 आ जाएगा, ये 36। इसी तरह से a4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इनका एरिया, ठीक है, आपको ये बोला गया कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो एरिया है वो लेस देन 1 होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि अब तक जो एरिया है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो मैं a9 देखता हूं, तो इसी पैटर्न से a9 पे जाएंगे तो इसकी साइड कितनी आएगी? 3/4 और एरिया आएगा 9/16, जो कि क्या होगा? लेस देन 1 होगा। इसका मतलब n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 9। हेंस आंसर इज n इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना मैट्रिक्स टॉपिक से है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेपर में मैट्रिक्स टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहां आपको क्या गिवन है? ये आपको गिवन है, फिर आपको बोला गया है कि x + y + z पॉजिटिव है, x y z 2 के इक्वल है, ठीक है, और a² i3 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में आपसे लास्ट में ये पूछा गया है कि x³ + y³ + z³ इसकी वैल्यू
क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो ए स्क्वायर का मतलब इस तरह से। अब अपन इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, ये भी आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई। फिर आप इधर करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा सॉरी एक्स वाई, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये भी सिग्मा एक्स वाई, और ये एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई, और ये अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से भी इसके और इसके कंपैरिजन से भी यही मिलेगा, इन दोनों को कंपैरिजन से भी यही मिलेगा, और इन दोनों से भी यही मिलेगा। और यहां से मिलेगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और बाकी भी सब जगह से सेम ही आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। इसका कंपैरिजन कर लो, इसका कर लो, इसका किसी का भी जीरो से करोगे तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पर मैं यहाँ एक एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, 3xyz जोड़ देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, और इतना ही माइनस कर देता हूँ, ओके। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस 3xyz, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अपने पास इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू भी अपने पास 0 है, इसकी भी वैल्यू है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड की। तो यहाँ अपन कंसिडर करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर कंसिडर कीजिए आप। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो ये अपन जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर रहेगा। इसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर रखी है इस तरह से, तो यहां जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 1। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड है वो है प्लस और -1, पर -1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको गिवन है कि वैल्यू पॉजिटिव है। अब अपन सबकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू 1, ठीक है, ये 1, और ये कितना 0, प्लस ये 3, और ये कितना इंटू 2। तो कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा कि आंसर आया है 7। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना एक डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दिया गया और बोला गया कि कितने पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स गिवन है आपको, ठीक है, माइनस है यहां, ठीक है। अब जब भी मॉडुलस का ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन मॉडुलस को रिमूव करके उसको प्रोसीड करते हैं। तो अपन देख सकते हैं कहां कहां पे इसको अपन ब्रेक करेंगे नंबर लाइन को, -2, ठीक है, -1/2 और 1 पे। तो अपन एनालिसिस करेंगे कि 1 से बड़े पे क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एफ एक्स था,
तो ये नंबर लाइन के जो भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स में अपन ने इसको डिफाइन कर लिया। आप जानते हैं कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके अलावा ये हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं, लेकिन ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये आपको चेक करने पड़ेंगे इन पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं अपने, एक तो है x इक्वल टू 1, एक है x इज इक्वल टू -1/2 और एक है x इक्वल टू -2। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अपने को केयरफुली चेक करना चाहिए। तो सिंस ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन जब होते हैं तो अपन सीधा ही f' फाइंड कर सकते हैं, आपको ध्यान है। ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन, ठीक है। और ये आ जाएगा x लेस देन -2, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सीधा डिफरेंशिएशन कर लिया। अब मैं LHD और RHD चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे RHD है वो 2 दिख रहा है मुझे, डायरेक्ट यहां से देख सकता हूं। और LHD है ये दिख रहा है मुझे -4। तो क्लियरली x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अपन देखते हैं x इज इक्वल टू -1/2। तो अगर आप -1/2 देखते हैं तो RHD, ठीक है, RHD देखोगे तो आपको -1 मिलेगा। LHD अगर आप देखते हो तो यहाँ पे LHD आपको देखना है, तो ये आपको -5 मिलेगा। ऑब्वियसली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अपन चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -2। तो -2 पे देखो LHD इस डेफिनेशन से मिलेगा -2 एंड RHD यहां से मिलेगा -2। तो क्लियरली यहाँ पे LHD इक्वल टू RHD है, इसका मतलब इस पे तो डिफरेंशिएबल है। हेंस कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट्स। तो आपका आंसर हो गया द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स टॉपिक से है, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसमें आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है और इस तरह से, उसके बाद में आपको रिलेशन दिया गया है। फिर आपको बोला गया है तो 13a² + b² की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लेता हूं I2 + a। इसका इनवर्स फाइंड करने के बजाय उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। I2 + a, तो ये हो जाएगा आपका 1 - tan θ/2, ठीक है। और ये हो जाएगा tan θ/2 1, और ये है a - b b a, और ये हो जाएगा 1 tan θ/2 - tan θ/2, और ये है 1। मल्टीप्लाई करेंगे RHS में 1 - tan θ/2, और ये हो जाएगा tan θ/2, और ये होगा a + b tan θ/2, ठीक है। फिर ये होगा a tan θ/2 - b, इसी तरह से b - a tan θ/2, b tan θ/2 + a, इस तरह से, ठीक है। अगर अपन कंपेयर करेंगे तो आप इसको और इसको कंपेयर कर लो या इसको और इसको कंपेयर कर लो, आपको सेमी रिलेशन मिलेगा a + b tan θ/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। बाकी 2 हैं, इनको कंपेयर करोगे तो आपको इस तरह से, ठीक है। तो बाकी 2 का अगर आप कंपैरिजन करते हो, थोड़ा ध्यान दीजिए,
ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू 1 है, बी टेन थीटा बाई टू प्लस ए, ये भी कितना है 1। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो और इसका करते हो तो आपको अगेन सेम ही रिजल्ट मिलेगा। वो क्या मिलेगा, ए टेन थीटा बाई टू, ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। इस तरह से सिंस मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस बी स्क्वायर के साथ मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और RHS में मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हो जाएगा 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक लोकस बनेगा, ठीक है। तो वो जो लोकस है वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी सेंट्रिसिटी बताओ, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एच कोमा के या अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए, बिकॉज केस में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ऐसा लिख दें दोनों से कॉमन लेके के, ये हो जाएगा 4√3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, क्योंकि ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, पहले रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी। तो दूसरे को देखो अपन ऐसे लिख देते हैं, √3 अल्फा माइनस बीटा, और इसको इधर ले जाके लिख देते हैं 4√3, ठीक है, इंटू के। अब अपने को अल्फा कोमा बीटा का लोकस सी, तो अपन के को एलिमिनेट कर देंगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 48। तो लोकस आपको फाइंड करना होता है, तो अल्फा बीटा को एक्स वाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियरली कि ये एक एलिप्स है, ठीक है, सॉरी हाइपरबोला है, जो आपको किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड करना सबको आता है आपको, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेंस इसेंट्रिसिटी इज 2। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना वेक्टर टॉपिक से है। तो इसमें आपको गिवन है कि एक वेक्टर ए है i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर है i माइनस जे, और सी है i माइनस जे माइनस के, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि r क्रॉस a इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो यहां से अपन r फाइंड कर लेते हैं, इसको आप LHS में ले आओ, ठीक है। तो जब a क्रॉस b 0 होता है तो a होता है k टाइम b, ठीक है। तो r हो जाएगा c प्लस के ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको रिलेशन गिवन है कि r डॉट b 0 है, तो आप b से डॉट कर दो, तो ये हो जाएगा r डॉट b डॉट c, और ये k, और ये है a डॉट b। तो r डॉट b यहाँ पर कितना है 0। अब बाकी को देखते हैं अपन, b डॉट c करते हैं तो ये 2 आएगा, और ये k a डॉट b करते हैं तो ये -1 आएगा। हेंस k कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। तो यहां से जो r है, r वेक्टर है, वो कितना आ गया है c प्लस 2a, ठीक है। अपन को फाइंड करना r डॉट a, तो उसका डॉट a कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c डॉट a टू a डॉट a। तो यहां पे देखो c डॉट a,
तो अगर आप सी डॉट ए कैलकुलेट करते हो तो ये मिलेगा 0 और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, तो ये हो जाएगा आर डॉट ए। हेंस आर डॉट ए ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस, और ए ये कितना है √6, तो इसका स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 12। हेंस आंसर इज 12। तो ये वेक्टर का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको मिला। ठीक।